जॉर्ज सोरोस, जिसे कुछ लोग इकोनॉमिक टेररिस्ट भी कहते हैं, जो अपनी एक चाल से पूरी कंट्री की इकोनॉमी बर्बाद कर सकता है। क्या आपको यकीन नहीं आ रहा? तो ये ग्राफ देख लीजिए कि कैसे ब्रिटिश पाउंड रातों रात इतना गिर गया था। इसके वजह से यूके मार्केट को लगभग $3 बिलियन का लॉस हुआ था और ब्रिटिश पाउंड 20% से भी गिर गया था। और इसके पीछे का रीज़न था जॉर्ज सोरोस। और अब उसका अगला टारगेट है हमारा इंडिया। तो हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन है ये जॉर्ज सोरोस, ये इंडिया के लिए इतना बड़ा थ्रेट क्यों बना है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन ऑल्सो। और इसके कारण कुछ लोगों को ये देखा नहीं जाता, क्योंकि इंडिया ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल ग्राउंड है उन लोगों के लिए जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इनमें से ही एक है जॉर्ज सोरोस। पर फिलहाल ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन रहा है? रीज़न है उसने कुछ दिनों पहले दिया हुआ अपना एक स्टेटमेंट। इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग केस। इट्स अ डेमोक्रेसी, बट इट्स लीडर नरेंद्र मोदी is no Democrat. जॉर्ज सोरोस ने 16 फेब को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी पर एक स्टेटमेंट रिलीज किया। उसके हिसाब से इंडिया ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर उसके पीएम नरेंद्र मोदी जी ये डेमोक्रेटिक नहीं है। और इसके बाद सारी जगह इसके ही चर्चे शुरू हुए। चलिए जानते हैं जॉर्ज सोरोस है कौन। जॉर्ज सोरोस का जन्म हुआ था हंगेरी में, पर हंगेरी में ही एक लॉ है जिसे कहा जाता है स्टॉप सोरोस लॉ, ताकि सोरोस के इन्हीं सारी हरकतों पर नज़र रखा जाए। बड़े होने के बाद सोरोस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सीखने चले गए। उसके बाद वो यूएस में सेटल हो गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो रिचेस्ट लोगों के पैसे हैंडल करते थे। वो उनके पैसे यूरोपियन मार्केट में इन्वेस्ट करके डबल करते थे। ऐसे करते करते कुछ सालों बाद उन्होंने अपना एक खुद का फंड चालू किया, क्वांटम फंड, जिसमें कुछ ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं जो ऑफिशियली रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में तो नहीं आते, बट सीक्रेटली वो वन ऑफ द रिचेस्ट लोग थे। वो लोग जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। द मास्टर प्लान। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सभी यूरोपियन कंट्रीज इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुकी थी। उससे बाहर आने में उन्हें लगभग 50 साल लगे। तब जाकर उन्होंने समझा हमने एक दूसरे के खिलाफ जाकर कुछ हासिल नहीं किया, तो उन्होंने एक साथ आकर एक यूनियन इस्टेब्लिश की, जिसे आज हम यूएन, यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न था सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, सभी साइड से। इसी में से एक है करेंसी एक्सचेंज। इसमें कोई भी इंसान यूरोप की कौन सी भी करेंसी को किसी और यूरोपियन करेंसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकता था, पर इसमें एक लूप होल था। कोई भी आदमी किसी भी कंट्री की करेंसी को अच्छे खासे नंबर में बेच दे तो उस कंट्री की करेंसी बुरी तरीके से गिर जाती। ये लूप होल सोरोस ने जान लिया और इसका फायदा उसने ले लिया। उसने देखा कि यूके ऑलरेडी एक बुरी हालत में फंसा हुआ है। उसने यहाँ वहाँ से लगभग 10 बिलियन पाउंड्स अरेंज किए और उन्हें बेचकर उसने जर्मन मार्क खरीद लिए। अगले ही दिन ब्रिटिश पाउंड जर्मन मार्क के सामने 15% से गिर गया। इसी क्रैश को संभालने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को यही पाउंड्स खरीदने पड़े। अल्टीमेटली देखते ही देखते ब्रिटिश पाउंड 20% से गिर गया। अब सोरोस ने फिर से जर्मन मार्क बेचकर पाउंड्स चीपर प्राइस में खरीद लिए और जिनसे उसने लिए थे उन्हें वापस कर दिए। इस सभी में सोरोस ने $1.5 बिलियन का प्रॉफिट कर लिया। उसके बाद इंग्लैंड में कई सालों के लिए रिसेशन आ गया। आज भी उस दिन को वहाँ ब्लैक वेडनेसडे से याद किया जाता है। The day that currency speculators broke the Bank of England. Black Wednesday, when George Soros and a group of investors forced Britain to withdraw its pound. मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा इंडिया फिलहाल फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है। ऐसी ही थी थाईलैंड। 1997 में थाईलैंड वर्ल्ड की फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री थी। उसे भी सोरोस ने यही स्ट्रैटेजी से बर्बाद कर दिया। वो आज तक इससे उठ नहीं पाई है। सोरोस का सिंपल फंडा है, कंट्रीज के ग्रोथ से नहीं डाउनफॉल से पैसा कमाओ, बस। और अब वो यही इंडिया के साथ भी करना चाहता है। अब सोरोस ये सब करता क्यों आ रहा है? मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ लोग दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और इन्हीं में से एक है जॉर्ज सोरोस। जब किसी भी कंट्री की या लीडर की उसके हद से ज़्यादा ग्रोथ होने लगे तो वो उनके लिए खतरा बन जाता है। इंडिया में फिलहाल ये दोनों बातें हो रही है। इंडिया का और मोदी जी का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए सोरोस इंडिया के साथ साथ मोदी जी के भी खिलाफ जा रहा है। यही सेम उसने यूके के साथ किया था। उसकी जीडीपी के साथ साथ उसने वहाँ की गवर्नमेंट को भी गिरा दिया था। सोरोस ये सब करता कैसे है?
सोरोस ने 1993 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की शुरुआत की, जो प्रो डेमोक्रेटिक्स एक्टिविस्ट्स को सपोर्ट करती है और मदद भी। अब इसके मदद से उसने एनजीओज, पार्टनर्स और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में एंटर करना शुरू किया। कहा जाता है कि उसने अलग अलग मीडिया कंपनीज को फंडिंग शुरू किया है, जिससे वो गवर्नमेंट के खिलाफ स्पेसिफिक नैरेटिव्स फैला सके। इसके साथ उसने कुछ जर्नलिस्ट को भी अपॉइंट किया है, जो गवर्नमेंट और नेशनलिज्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना चालू रखे, जिससे लोग आपस में ही लड़ना शुरू करें। देखिए, मैं यहाँ पे किसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम अपने लोगों को कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें उनकी गलती का एहसास करा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आपस का मामला है और उन पर हमारा हक बनता है कि हम उनकी गलतियां सुधारें। इसमें किसी बाहरी आदमी का इंटरफेयर करना या उसकी कही बातें डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली सुनना, ये कितना सही है और कितना गलत, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि समझना सिर्फ और सिर्फ आप ही को है। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। इंडिया एक सुपर पावर क्यों बनना चाहिए, ये मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, तो इस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लेना। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे बहुत से वीडियोस लाते रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।